available for sale securities statement presentation title है F Corporation invested its excess cash in available for sale securities during 2014. As of December 31st, 2014, the portfolio of AFS securities consisted of the following common stock. अच्छा जी 2014 में ही उसने इन्वेस्ट किया है और 2014 के एंड पर उन जो सिक्योरिटीज थी उनकी कास्ट और फेयर वैल्यू हमें बता दी। लिंडसे जॉन्स इनकॉर्पोरेशन है, कोले कॉर्पोरेशन है और आर्नल्ड एयरक्राफ्ट कंपनी, इनकी क्वांटिटी ऑफ शेयर्स उन्होंने बता दी है, कास्ट भी बता दी और फेयर वैल्यू भी बता दी। बेयर इन योर माइंड के ये हमारे पास कब वैल्यूज है, दिसंबर 31st 2014। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट है इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक व्हाट शुड बी रिपोर्टेड ऑन एफ दिसंबर 31st 2014 बैलेंस शीट रिलेटिव टू दीस सिक्योरिटीज। ठीक है, बैलेंस शीट में अगेन व्हाट शुड बी रिपोर्टेड ऑन एफ 2014 इनकम स्टेटमेंट। तो ये ध्यान में रखें कि ये आपके पास सिक्योरिटीज कौन सी है, एएफएस सिक्योरिटीज है। एएफएस सिक्योरिटीज के रिलेटेड हमारे पास कौन कौन से वेज ऑफ एडजस्टमेंट्स हैं जो हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में करने होते हैं। ठीक है, तो ये एएफएस के लिए जो होता है, आपको इधर साइड पे लिख भी देता हूँ। एएफएस के लिए जो चीज़ें होती है, एक तो ये कि हमने इसको फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करना होता है, दूसरा हमने इसको बैलेंस शीट में जो हमारे पास है सेपरेट कंपोनेंट ऑफ इक्विटी में, बस यहाँ लिख रहा हूँ इक्विटी का सेपरेट कंपोनेंट लिखना है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमें इसे दूसरा कहाँ लिखना है, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में लिखना है। ठीक है, तो इसका अनरियलाइज्ड गेन या लॉस होता है। अच्छा जी, अब यहाँ पे उन्होंने हमसे पूछा कि बैलेंस शीट में हम क्या रिपोर्ट करें। अल्टीमेटली हम एक फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट टेबल बनाते रहते हैं। टेबल बना नहीं रहा क्योंकि यहाँ ऑलरेडी बनी हुई है फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट टेबल, और ऊपर ये ईयर हम लिख रहे होते हैं। ठीक है, तो आखिरी कॉलम होता है हमारा अनरियलाइज्ड होल्डिंग गेन ऑफ लॉस। तो यहाँ अगर इंडिविजुअल लेवल पे देखें तो 6000 का गेन हो रहा है, यहाँ पे 2000 का गेन हो रहा है और यहाँ पे 12000 का लॉस हो रहा है। तो ओवरऑल हमें क्या हो गया, 4000 का लॉस हो रहा है। देखें जो 8000 का गेन है, 12000 का लॉस है, तो 4000 का लॉस हो गया। और प्रीवियस बैलेंस जीरो है क्योंकि ये उसको 2014 में ही खरीदी और 2014 के एंड पे, तो प्रीवियस बैलेंस नहीं है। इसका मतलब है हमें इसी 4000 से ही एडजस्टिंग एंट्री करना होगी और सिक्योरिटी के फेयर वैल्यू के अकाउंट को क्या करना होगा, क्रेडिट करना। ठीक है, तो अभी जो हमें लिखना है लिख लेते हैं, एडजस्टिंग एंट्री भी बना लेते हैं। यहाँ पे बना लेते हैं अनरियलाइज्ड होल्डिंग गेन और लॉस इक्विटी डेबिट में आ जाएगा और फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट अकाउंट एएफएस क्रेडिट में आ जाएगा विद अमाउंट 4000 डेबिट एंड 4000 क्रेडिट। फिर उन्होंने पूछा जी आपसे प्रेजेंटेशन के बारे में कि बैलेंस शीट में आपने इसको किस तरीके से प्रेजेंट करना, तो वहाँ कैसे प्रेजेंट करेंगे जी, हम वहाँ पर इन्वेस्टमेंट एसेट्स लिखते रहते हैं। ठीक है, एसेट्स लिखेंगे, अच्छा ये लिख देंगे 2014 और साथ ये भी लिख देंगे ये एक्सट्रैक्ट एसेट्स है, एसेट्स में इन्वेस्टमेंट लिखेंगे। ठीक है, उसमें लिखेंगे एएफएस सिक्योरिटीज एंड कास्ट 1,27,000। उसके बाद फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट जो है कि लॉस है हमारे पास 4000 का, तो हमारे पास एट फेयर वैल्यू जो सिक्योरिटीज की वैल्यू आ जाएगी 1,23,000। ठीक है, तो इस तरीके से हमने लिखा। और दूसरा हमने क्या लिखना है जी,
स्टॉक होल्डर्स इक्विटी के हवाले से स्टॉक होल्डर्स इक्विटी में शेयर कैपिटल और रिटेन्ड अर्निंग्स और यहाँ कमुलेटेड अदर कॉम्प्रिहेंसिव लॉस यहाँ पे आ जाएगा विच इज फोर्थ। ये बैलेंस शीट की प्रेजेंटेशन होगी रिक्वायरमेंट ए के मुताबिक। फिर उन्होंने पूछा है कि एफ की 2014 की इनकम स्टेटमेंट में क्या है। ठीक है, इनकम स्टेटमेंट इसमें कुछ भी नहीं है क्योंकि इनकम स्टेटमेंट हम किस चीज़ को कहते हैं, जो हमारे पास फॉर्मेट्स में है, हम जो सेल से शुरू होती है और करते कराते इसका जो रिजल्ट हमारे पास नेट इनकम में आ जाता है इसको हम कहते हैं इनकम स्टेटमेंट। जबकि एएफएस का जो अनरियलाइज्ड होल्डिंग गेन या लॉस होता है वो अदर कम्प्रिहेंसिव इनकम में होता है और ये हमारी टोटल कम्प्रिहेंसिव इनकम होती है। इसलिए ये एरिया जो है ये इनकम स्टेटमेंट कहलाता है। तो इसमें कुछ भी नहीं है क्योंकि ये अवेलेबल फॉर सेल सिक्योरिटीज। ये पॉइंट क्लियर हो गया जी आपको? पॉइंट क्लियर है जी? आंसर प्लीज। यस सर, क्लियर है सर। अच्छा जी, उसके बाद हम आते हैं जी नेक्स्ट हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है। On December 31st, 2015, F portfolio of AFS securities consisted of the following common stock. अब ये किस डेट पे है? आफ्टर 1 ईयर, December 31st, 2015 ये हमारे पास पोर्टफोलियो, जिसमें हमारे पास लिंडसे जॉन्स के 1000 शेयर हैं, लिंडसे जॉन्स के अगेन 2000 शेयर हैं, ड्राफ्ट कंपनी है और आर्नल्ड एयरक्राफ्ट। इनकी कॉस्ट भी दी गई है और इनकी फेयर वैल्यू भी। तो ये लिंडसे जॉन्स है, इसके पहले हमारे पास 1000 शेयर्स है, इट मींस 2015 में हमने 2000 शेयर्स और खरीद लिए। उसके बाद डफ कंपनी के पहले हमारे पास शेयर्स नहीं थे, अब हैं, तो इसका मतलब ये भी हमने अब खरीदे हैं। यहाँ पे पोले कॉर्पोरेशन के 2000 शेयर से वो 15 के एंड पे नहीं है, मींस हमने ये सेल आउट। इनकी डिटेल यहाँ पे। During year 2015, F Corporation sold 2000 shares of Pole for 38,200 and purchased 2,000 more shares of Redley Jones Corporation and 1,000 shares of Duff Company. ठीक है, अब बी में हमसे पूछा क्या जा रहा है जी? What should be reported on F December 31st, 2015 balance sheet? What should be reported on December 31st, 2015 income statement? तो पहले अगेन हम फेयर वैल्यू टेबल एक जल्दी से बना लेते हैं। At the end of the year 2015, fair value adjustment table year 2015. Securities, उनकी कास्ट, फेयर वैल्यू और अनरियलाइज्ड होल्डिंग गेन और लॉस। सिक्योरिटी हमारे पास लिंडसे कंपनी के हैं। ठीक है, तो लिंडसे के जो हमारे पास मौजूद है, हम इनको टोटल करें 3000 शेयर की क्वांटिटी है। ठीक है, और इनकी जो कास्ट है वो है हमारे पास 48,000 और फेयर वैल्यू होगी 60,000। इकट्ठे लिख रहा हूँ। 3000 शेयर है इनके, कास्ट है इनकी 48,000 और फेयर वैल्यू है 60,000। तो यहाँ पे हमें नजर ये आ रहा है कि 12,000 का गेन है। उसके बाद है जी हमारे पास डफ कंपनी 1000 शेयर है, उसके 16 और 12। 1000 शेयर में 16,000 कास्ट है और 12,000 फेयर वैल्यू। यहाँ पे 4,000 का जो है वो लास्ट है। इसके बाद आर्नल्ड कंपनी है 2000 शेयर 72 और 22। 2000 शेयर 72,000 कास्ट है
और 22,000 नाउ फेयर वैल्यू। यहाँ पे भी लॉस हो गया ऑलमोस्ट। ये हमारे पास जो लॉस है 50,000 का लॉस। अब हमारे पास जो लॉस कैलकुलेट करें तो 54,000 टोटल लॉस माइनस गेन अगर हम डिफरेंस ले लें तो 42,000 का हमारे पास ओवरऑल जो है वो लॉस शो है। सिक्योरिटीज फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट अकाउंट प्रीवियस वैल्यू क्रेडिट का था, जैसा कि आप ये देखें हमारे पास ये 0, पहले हमारे पास क्या था माइनस का 4,000, अब हमारे पास माइनस का 42,000। तो एडजस्टिंग एंट्री ये हमारी हो जाएगी बीच में 38,000। ये हमारे पास पहले से लास्ट में मौजूद है 4,000। अब हमारा लास्ट 42 पे पहुंच गया है तो 38,000 का फर्दर जो है ना अकाउंट पार करना पड़ेगा लास्ट। सिक्योरिटीज फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है, इसको फर्दर क्रेडिट करना होगा 38,000। ठीक है, इसकी इन्वेंट्री बना लेते हैं। अनरियलाइज्ड होल्डिंग gain or loss equity and securities fair value adjustment account AFS securities, that is 38,000 debit and 38,000 credit। एक तो ये बात होगी जी। अब फिर उन्होंने हमसे दूसरा पूछा जो है मेन असल में हमारी जो रिक्वायरमेंट वो है ये बैलेंस शीट 2015, इसके एक्सट्रैक्ट में हमने क्या लिखा। ठीक है जी, तो इसमें पोर्टफोलियो हमें 2015 का क्या बता रहा है, कास्ट 1,36,000, एसेट्स इन्वेस्टमेंट AFS सिक्योरिटीज एट कास्ट 1,36,000, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट अकाउंट जो कि 42,000 है, ये वाला माइनस करेंगे। अब AFS एट फेयर वैल्यू रिकॉर्ड हो जाएगी, दैट इज 94,000। उसके बाद accumulated other comprehensive income में हमने लिखा है स्टॉक होल्डर्स इक्विटी में शेयर कैपिटल retained earnings and accumulated other comprehensive loss 42। ये इस तरह से बैलेंस शीट में प्रेजेंटेशन। और से इंफॉर्मेशन को पढ़ते हैं दोबारा। बी में उन्होंने हमसे पूछा कि बैलेंस शीट में क्या लिखना, फिर पूछा व्हाट शुड बी रिपोर्टेड इन इनकम स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट में क्या लिखना। तो अब आप फिर कहेंगे जी कुछ भी नहीं लिखना, लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा सा कुछ लिखना है। रीजन ये कि अब यहाँ पे हमने सिक्योरिटीज जो बेची हैं तो वहाँ पर कुछ हमें लॉस रियलाइज हुआ। इस कंपनी के शेयर्स बेचे थे, देखिए पोले कंपनी के जो शेयर हैं वो हमने बेचे हैं, ये मैं उन्होंने बता भी दिया है यहाँ पे कि 2,000 जो शेयर हैं वो पोले कंपनी के बेचे हैं। बेचने पे जो लॉस या गेन होगा उससे रियलाइज लॉस या गेन कैसे है उसको फिर इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेते हैं और एंट्री भी कर लेते हैं। सेल की एंट्री कर देंगे, पहले उसकी वर्किंग कर लेते हैं। सेल प्रोसीड्स फ्रॉम
सेल ऑफ 2000 शेयर 38,200. So 38,200. तो इसकी कास्ट क्या थी जी हमारे पास 40,000. इसकी कास्ट हमारे पास थी कास्ट ऑफ 2,000 shares of Pole company, that is 40,000. तो ऑब्वियसली हमें क्या हो रहा है लॉस हो रहा है 2,000 का. इसको हम कहते हैं रियलाइज्ड लॉस. तो रियलाइज्ड गेन या रियलाइज्ड लॉस मस्ट बी रिकॉर्डेड इन इनकम स्टेटमेंट. ये एंट्री क्या बनाएगी जी हमारे पास बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट, दैट इज 38,000 loss on sale of securities 2,000 और equity investment AFS 40,000 से हमारे पास डिक्रीज. अच्छा जी, अब हम आते हैं प्रेजेंटेशन की तरफ. इनकम स्टेटमेंट क्या प्रेजेंट करेंगे 2015. एक सेकंड, यहाँ पे लास्ट मैंने गलत कैलकुलेट किया. 38,200 है तो ये लास्ट जो है हमारा हो जाएगा 1800. यहाँ पे भी ये 38,200 1800. इनकम स्टेटमेंट क्या लिखेंगे अदर एक्सपेंसेस, जैसे अदर इनकम वगैरह लिखते हैं तो वहाँ पर लिख देंगे लॉस सेल ऑफ शेयर्स पोले कंपनी, दैट इज 1800. अब ये जो अदर एक्सपेंसेस का पार्ट है ये बेसिकली इनकम स्टेटमेंट के अंदर है, यानी नेट इनकम से पहले, जैसे अदर इनकम अदर एक्सपेंसेस है. ठीक है, ये हमने वहाँ पर. ठीक है जी, तो ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे कंप्लीट हो. अब हम आगे आते हैं. On December 31st, 2016 को अगेन डाटा दिया. F portfolio of AFS securities consisted of the following common stock: A कंपनी और D कंपनी. इसका मतलब है A और D रह गए, लिंसी के भी सेल आउट. ठीक है, तो पढ़ते हैं जी. ड्यूरिंग 2016 F sold 3,000 shares of Lindsay Jones for 39,900 and 500 shares of Duff Company at a loss of 2,700. ये उसने डफ कंपनी के भी 1,000 शेयर जो थे पहले, अब उसमें से 500 शेयर बच के 500 वो भी बिक गए. What should be reported on a balance sheet and what should be reported on income statement? Again हम फिर इसको देखते हैं जी हमारे पास क्या चीजें. ये जी अब हमारे पास रिक्वायरमेंट सी फेयर वैल्यू टेबल. फेयर वैल्यू टेबल मैं बनाता नहीं, यहाँ पे ही उसको एडजस्ट कर लेते हैं. स्पेस है बनानी पड़ेगी. फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट टेबल year 2016. ठीक है, सिक्योरिटीज कास्ट फेयर वैल्यू अनरियलाइज्ड होल्डिंग गेन और लॉस. सिक्योरिटीज एक कंपनी के शेयर है हमारे पास और एक डी. ठीक है, तो डी कंपनी के जो शेयर है एक 72,000 और 82,000. 72,000 और 82,000, 8,000 और 6,000. 8,000 कास्ट है और ये 6 शेयर. अच्छा, यहाँ पे 2,000 शेयर्स थे,
यहाँ पे 500 रुपये हो गया हमारे पास 80,000 इन टोटल। ये 88,000 इंडिविजुअल लेवल पे यहाँ पे 10,000 का गेन हो गया, यहाँ 2,000 का लॉस हो गया। ओवरऑल हमारे पास क्या हो गया 8,000 का गेन हो गया। अब सिक्योरिटीज फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट अकाउंट प्रीवियस बैलेंस जो है वो हमारे पास क्रेडिट का था विच इज 42,000 लास्ट, अगर आपको याद हो। ठीक है, अब हमें एंट्री क्या करनी होगी, सिक्योरिटीज फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट अकाउंट को क्या करना होगा। ठीक है, देखिए टाइमलाइन 0, हम -42 में थे, अब +8 में आ गए, यानी हमने 42 भी रिकवर किया और 8 प्लस में, इसका मतलब टोटल हमने कितना अर्न किया 50,000। तो हमें इससे सिक्योरिटीज के अकाउंट को डेबिट करना। ठीक है, हम एंट्री करेंगे सिक्योरिटीज फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट अकाउंट AFS debit which is 50,000 and unrealized holding gain or loss equity 50,000। ठीक है, तो अब अगेन बैलेंस शीट में हमें क्या लिखना है 2060। सर हम ये 42,000 की जगह 38,000 ही लिखेंगे प्रीवियस लॉस। प्रीवियस बैलेंस दोबारा बोलिए जरा। सर ये जो हमने प्रीवियस बैलेंस लिखे ना 42,000, तो हम इसकी क्या? जगह 38,000 ही लिखेंगे। नहीं 38 नहीं, ये देखें हम पहले भी ये पढ़ते आ रहे हैं, 38,000 की हमने एंट्री बनाई थी, ये वाली ये देखिए 38,000 की हमने क्या की थी एंट्री बनाई थी। हमारा बैलेंस जो हमें चाहिए वो ठीक है। 42,000 चाहिए। ठीक है, ये करंट ईयर में हमने एंट्री ठीक है बनाई सर। टू अराइव एट 42,000। ठीक है, अब हमने अराइव कहाँ पे करना है 8,000 गेन पे करना है। हमें एंट्री किस अमाउंट की करनी है 50,000 की, सो दैट कि हमारा लास्ट भी रिकवर हो जाएगा 8,000 तक पहुंचे। ठीक है, ठीक है सर। अब यहाँ पे एसेट्स इन्वेस्टमेंट again AFS at cost is 80,000 and fair value adjustment 8,000 then 48,000 जो है अब उनकी फेयर वैल्यू। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद अगेन स्टॉक होल्डर्स इक्विटी शेयर कैपिटल रूटीन में हम लिखते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स एक्स्ट्रा ये लिखते हैं। उसके बाद accumulated other comprehensive income above लिखेंगे लॉस। ठीक है, वो हमारे पास क्या होगा 8,000 उसका बैलेंस हमारे पास सब एग्जिस्ट कर रहा है फेयर वैल्यू के अकाउंट। ठीक है, इसको आप इस तरह से भी देख सकते हैं। देखिए ये हमारे पास बैलेंस ब्रॉड डाउन क्योंकि लास्ट का था 42,000, हमने 50,000 की एंट्री की, अब कैरी डाउन हमारे पास डेबिट साइड ज्यादा है 8,000 इसमें एग्जिस्ट कर 50, ये फेयर वैल्यू का अकाउंट है एडजस्टमेंट। ठीक है, अब क्योंकि ये इसका पॉजिटिव बैलेंस है डेबिट का जो है, ठीक है, तो ये हमने पॉजिटिव में दी। ठीक है जी, उसके बाद हमने इनकम स्टेटमेंट में लिखना है। इनकम स्टेटमेंट में हम किस चीज को लिखेंगे जो रियलाइज्ड गेन्स और रियलाइज्ड लॉस, realized gains or losses due to sale of securities।
जो हमने बेचा, ठीक है। तो हमने किन किन सिक्योरिटीज को बेचा है देखो जी। लिंडसे कंपनी के हमने शेयर्स बेचे हैं। ये लिंडसे कंपनी के 3000 शेयर्स 39,000 के 39,900 के, जबकि इनकी कास्ट क्या थी हमारे पास यहाँ पे देखिए, ये इनकी 48,000 इनकी कास्ट थी। सेल proceeds of 3,000 shares 39,900 and cost of 3,000 shares 48,000। अल्टीमेटली हमें यहाँ पे लॉस हो रहा है। कितना लॉस हो रहा है जी? 48,000 माइनस 39,900, 8,100 का ये लॉस, और साथ लास्ट उन्होंने बताया लॉस ऑन सेल ऑफ 500 shares of D company 2,700, ये भी है लॉस। इसमें शामिल है, एक सेकंड इसको देख लीजिए नोट। During the year 2016, F company sold 3,000 shares of Lindsay Jones company for 39,900 and 500 shares of Duff company at a loss of 2,700। ये जो हमने 500 शेयर बेचे, तो टोटल हमारा जो लॉस हो गया वो 8,100 प्लस 2,700 10,800 का लॉस हो गया, टोटल लॉस on sale of securities, ठीक है, यानी L and D कंपनी, ये हमारा टोटल लॉस हो गया। तो हम इसको साथ इनकम स्टेटमेंट जब बनाएंगे 2016 की, यहाँ अगेन लिखेंगे अदर एक्सपेंसेस और वहाँ पे लिखेंगे लॉस ऑन सेल ऑफ AFS securities L and D company, that is 10,800 नेगेटिव अमाउंट, ठीक है जी। ये हो गया हमारे पास रिक्वायरमेंट सी। उसके बाद टाइम जरा कम है, कोशिश करता हूँ कि डी रिक्वायरमेंट को भी सॉल्व करें लास्ट में। व्हाट वुड बी रिपोर्टेड इन स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम एट 1st December 31st 2014 and December 31st 2015? What would be reported in a statement of comprehensive income? Statement of comprehensive income में हमने क्या लिखा? ये है जी हमारे पास रिक्वायरमेंट। सबसे पहले 2014 देखिए, यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट से जब शुरू करेंगे तो सेल के बाद ये हमारे पास इसका आंसर आएगा नेट इनकम, ठीक है। इसके बाद शुरू होगा अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। अब उन्होंने हमसे ये पूछा है कि अब AFS है तो ये क्या लिखें। मैंने आपको ये थोड़ा सा तरतीब बता दी कि क्या किस तरीके से ये चीज आती है। आंसर हमारा सिर्फ ये है कि हमें क्या लिखना है, अदर कॉम्प्रिहेंसिव, ठीक है, या इसको कॉम्प्रिहेंसिव इनकम कहते हैं। इसमें हमारे पास 2014 का डाटा, अगर हम देखें 2014 में हमारे पास क्या था, देखिए 2014 में हमारे पास बेसिकली क्या था, लॉस था जो कि 4,000 था। इससे पहले तो हमने कोई वर्किंग की नहीं थी, फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन। तो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में हमारा क्या आ जाएगा, 4,000 लॉस आ जाएगा अनरियलाइज्ड लॉस, ठीक है। ये 2014 में। फिर उन्होंने पूछा है कि 2015 में क्या है, ठीक है। तो 2015 में हमारे पास क्या चीज आएगी वो भी हम देख लेते हैं। अच्छा, अगेन ये नेट इनकम आपने लिखा हुआ है,
ठीक है, ये कैलकुलेट हुई भी होगी। और यहाँ पे आपने क्या लिखा है, अदर कॉम्प्रिहेंसिव। यहाँ पर हमारे पास एक टर्म यूज होती है, टोटल होल्डिंग टर्म इस्तेमाल होती है, टोटल होल्डिंग गेन और लॉस। ठीक है, तो टोटल होल्डिंग लॉस arise during the period। ठीक है, और हमारे पास इसकी होती है reclassification adjustment, reclassification adjustment। ठीक है, फिर हमारे पास unrealized loss। ठीक है, इसको नेट फिगर भी कह सकते हैं। टोटल होल्डिंग गेन लॉस अराइज ड्यूरिंग द ईयर जो है तो हमारे पास क्या होगा। ठीक है, तो इसको आप इस तरीके से भी देख सकते हैं। एक सेकंड, इसको आप देखिए, इस तरह से भी देख सकते हैं कि 2014 में जो हमारा लास्ट था वो कितना था, 4,000। ये मैं इसकी तरह वर्किंग था। तो 2015 में हमारा जो टोटल लॉस हो गया था, कितना हो गया था, 42,000। ठीक है, अच्छा अब 2015 में आ जाते हैं। 15 में ही बात करें, 16 में तो जाना नहीं है क्योंकि 15 को हमने पूछा। 2015 में क्या हुआ कि एक जो है हमारे पास 1800 का रियलाइज्ड लॉस भी, रियलाइज्ड लॉस। ठीक है, अच्छा अब आपने ये देखना है कि देखो जो हमारे पास टोटल लॉस है, अब पहले 4000 था, 4000 से कहाँ पे आके पहुंच के 42 पे। हमने ड्यूरिंग द ईयर देखो इसमें जो इंक्रीज की थी, अगर आपको याद हो तो वो क्या थी, 38, जिसकी हमने एंट्री बनाई। यानी 4000 लास्ट क्योंकि पहले से आ रहा था, 42 पे पहुंचना था। 42 तक पहुंचने के लिए हमने ड्यूरिंग द ईयर हमने जो लास्ट रिकॉर्ड किया वो 38,000। ये अनरियलाइज की बात करें। और साथ ही हमारे पास क्या हुआ, 1800 का रियलाइज्ड लॉस हुआ जब हमने सिक्योरिटीज बेची। तो टोटल जो हमारे पास लॉस हुआ, टोटल लॉस ड्यूरिंग द ईयर वो हुआ 39,800। इसलिए मैं यहाँ इसको लिखा हूँ 39,800 टोटल होल्डिंग लॉस arise during the period। ये वर्ड लिखिए, arise during the period। अब रिक्लासिफिकेशन एडजस्टमेंट, क्योंकि इसमें से 1800 हमने कहाँ लिखा है, क्योंकि ये रियलाइज्ड लॉस है, तो ये कहाँ शिफ्ट हो जाता है, इनकम स्टेटमेंट में, यानी नेट इनकम के पोर्शन। तो इसलिए मैंने 1800 यहाँ से क्या कर दिया, निकाल दिया। ठीक है, निकाल दिया। तो अब मेरे पास जो टोटल अमाउंट आ गई वो कितना आ गई, अनरियलाइज्ड लॉस की, जो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम हमने लिखा है 38,000। ये है, ये भी लास्ट, ये हमारे पास 38,000 का लास्ट। होपफुली आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। क्वेश्चन हमारा यहाँ पे